जहां पर एक से बढ़कर एक कठिनाई है, वो मोर्चा जहां पर दुश्मन आपके सामने तैनात है, वहां भारतीय सेना भी किस मजबूत स्थिति में खड़ी है, किस तरीके से हमारी सेना यहां अडिग है। आज हम आपको ईस्टर्न लद्दाख का वो हिस्सा दिखाएंगे, शौर्य के वो किस्से भी सुनाएंगे, वर्तमान की वो परंपरा, वो पराक्रम हम सब आपको दिखाएंगे। आज जब हम देश की इन सीमाओं से आपको रूबरू कराएंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आम लोगों से भारतीय सेना का किस तरह का सौहार्द है, किस तरह से यहां 1 इंच पीछे नहीं डिगने का जज्बा है। पूर्वी लद्दाख, जहां ऊंची चोटियां 19,000 फीट तक जाती हैं। हड्डियों को भेद दे ऐसी बर्फीली हवाएं 12 महीने चलती हैं। जहां नदियों की चाल भी खतरनाक है, जहां सांस दूभर है, चलना भी कठिन है। जिस क्षेत्र ने 1962 के युद्ध के सबसे गहरे घाव देखे, इसी पूर्वी लद्दाख में गलवान का हिस्सा आता है। इसी पूर्वी लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील पेंगोंग है। लद्दाख की रणभूमि दुनिया की सबसे जटिल रणभूमि है। इसकी एक सरहद सियाचिन के रूप में पाकिस्तान से लगती है, दूसरा पूर्वी हिस्सा चीन से लगता है, जहां -20 के अधिकतम तापमान और 15,000 फीट की औसत ऊंचाई पर तैनाती की ये तस्वीरें अद्भुत हैं। इसी इलाके के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हम आज आपको लेकर चल रहे हैं। ये क्षेत्र जितना खतरनाक है उतना ही खूबसूरत है। जिस पश्मीना शॉल के लिए कश्मीर मशहूर है, वो पश्मीना भेड़ केवल इसी क्षेत्र में पाई जाती है। हालांकि सीमावर्ती क्षेत्र बहुत दूर दराज है। भारतीय सेना आम लोगों के हर काम के लिए मजबूती से खड़ी रहती है। यहाँ पे जैसे 5-6 सालों में मैंने देखा कि इंडियन आर्मी का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन सेक्टर में भी। ये बॉर्डर असीमित कठिनाइयों की तस्वीर है। ये बॉर्डर अनगिनत दुश्वारियों की तस्वीर है। ये बॉर्डर तस्वीर है हिंदुस्तान के जुझारूपन की, सैनिकों के अपराजित हौसले की, हिम्मत की। ये तस्वीर है शुद्ध भारतीय शौर्य की। बॉर्डर दर्शन की शुरुआत हम उस जगह से करते हैं जहां 14,500 फीट की ऊंचाई पर हमने सैनिकों को ट्रेनिंग करते हुए देखा। टेम्परेचर ठंडियों में -35 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और यहाँ पे विंड चिल फैक्टर काफी है। तो सेना के लिविंग स्टैंडर्ड्स एनहांस करने के लिए वेदर प्रूफ शेल्टर्स बनाए गए हैं। साथ ही साथ एम्पल हीटिंग इक्विपमेंट भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज का काफी ज्यादा फोकस है कि और जिससे कि कोई टेरेन रिलेटेड कैजुअलिटी ना हो। सर्दी हो या ठंड, जो भी एक इंडियन आर्मी का सोल्जर है, एक काफी वेल ट्रेंड सोल्जर है, उसको अपने आप पर, अपने वेपन इक्विपमेंट पर और अपने साथियों पर पूरा भरोसा रहता है। यही विश्वास उसको किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। यहाँ पर फिजिकल और जो मेंटल फिटनेस है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर माना जाता है कि आप हमेशा एक्शन में हैं, कभी भी कोई भी कार्रवाई हो उसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ता है। तो जो ट्रेनिंग है सैनिकों की वो रोजाना जारी रहती है। इन
इस पूरे पहाड़ी क्षेत्र में जहां पर औसत ऊंचाई भी 14,000 से ऊपर ही आपको फीट नजर आती है, वहां पर सैनिकों को अपने हथियारों के साथ दोस्ती, अपने हथियारों के बारे में पूरी जानकारी, जो नए उपकरण आ रहे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी और उन पर पूरा महारत होना चाहिए। इसलिए इस तरह की ट्रेनिंग यहाँ बड़ी जरूरी होती है। ट्रेनिंग हमारी लगातार जारी रहती है। हाँ। तो ट्रेनिंग हमारे जो नए जवान आते हैं उनको भी इसके ऊपर ट्रेन किया जाता है। अच्छा, ताकि यहाँ के कंडीशंस में वो जाने कि कैसे इसको फायर करना है, किन चीजों से सावधान रहना है, वो सारी चीजें। हाँ, सभी चीजों के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया जाता है। ठीक है। रोजाना होता है ये रोजाना हमारा ट्रेनिंग जो शामिल है। हाँ। ट्रेनिंग में इसको रोजाना हम ट्रेनिंग करते हैं। पिछले कुछ सालों में भारतीय सेना ने कई नए उपकरण और प्रणाली इस क्षेत्र में इंडक्ट किए हैं। आर्टिलरी से लेकर इन्फेंट्री तक को अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया गया है, जैसे कि ये M4 क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल। लद्दाख के फॉरवर्ड इलाकों में तेजी से तैनाती की क्षमता जरूरी है और भारतीय सेना का फोकस इस बात पर नजर आया। यहाँ पर जब फॉरवर्ड एरियाज में तैनाती रहती है तो हमारे इक्विपमेंट, हमारे उपकरण कितने, उस पर कितना ध्यान दिया जाता है कि हम लेटेस्ट रखें? क्या यहाँ पर भी वैसी ही तैनाती है? जी, आजकल इंडियन आर्मी का फोकस है, क्योंकि ये टेरेन काफी हार्श है और ट्रेचरस है, तो नए न्यू जनरेशन इक्विपमेंट इंडक्ट करने पे काफी फोकस है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये QRFV व्हीकल है। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो कि माइन प्रोटेक्टेड और बुलेट प्रूफ व्हीकल है। जब भी कोई ऑपरेशन के लिए सेना को निकलना होता है तो इसमें से हमारे जवान तैनात होते हैं और इसके बाद इससे इनको एक प्रोटेक्शन मिलता है और ये आड़ के पीछे फिर सपोर्ट लेते हुए निकलते हैं और अपनी कार्रवाई करते हैं आगे की। मतलब एक चलता फिरता बंकर के तौर पर मैं इसे देख सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, इस समय जहां पर हम जा रहे हैं, आपको हम ये बता दें कि इस ऑल्टीट्यूड पर पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोई आर्मर्ड जो रेजिमेंट है वो तैनात नहीं है। केवल हिंदुस्तान में इस ऊंचाई पर आपको टैंक्स, BMPs ये नजर आएंगे। लेकिन भारतीय सेना का शौर्य है, ये हमारा हौसला है कि इन परिस्थितियों में भी हमारे सैनिक तैनात रहते हैं और इस तरह के हथियार जो शायद इस तरह के इलाकों के लिए बने नहीं हैं, वहां पर भी उन्हें किस तरीके से कारगर किया जाए वो जानते हैं अच्छी तरीके से। लेकिन इसके लिए बहुत हिम्मत की आवश्यकता भी होती है। लद्दाख को दुनिया की छत कहा जाता है। लेह की ऊंचाई ही 10,000 फीट से अधिक है। सीमावर्ती इलाकों में तो ये औसतन 15,000 फीट से अधिक है। जितनी ऊंचाई उतनी चुनौती, लेकिन भारतीय सेना हर चुनौती के साथ और ऊंचा उठती है। उपकरण उतने ही अच्छे होते हैं जितना उन्हें इस्तेमाल करने वाले हाथ, और भारत के योद्धा समझते हैं इन उपकरणों को अपनी जरूरत के हिसाब से ढालना। ज्यादातर जितने व्हीकल हैं वो रेगिस्तान के इलाकों के लिए बनाए गए थे या प्लेन्स के लिए, बट हमारी कार्यकुशलता से हमने इनको हाई ऑल्टीट्यूड में एम्प्लॉय किया है। अब ये भी समझिए कि इतनी ऊंचाई पर टैंकों के तैनात होने में क्या समस्या होती है और क्यों ये किसी भी सेना के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस तरह के वेदर में, इस तरह की ऑल्टीट्यूड पर रादर क्या चैलेंजेस होती हैं? देखिए, जैसे मैम कोल्ड डेजर्ट एरिया है, ऑल्टीट्यूड 15,000 फीट है एंड ऑक्सीजन की बहुत कमी है, तो इंजन जनरली अपनी पूरी एफिशिएंसी पे काम नहीं कर पाता। पर उसकी इक्विपमेंट मेंटेनेंस के कारण और पावर टू वेट रेशियो के कारण हम ग्रेडियंट्स को वैली फ्लोर्स पे उस ट्रैक की बदौलत पूरी तरह यूज कर पाते हैं। भारत जिन टैंकों का इस्तेमाल करता है उनमें T-90 भीष्म सबसे भारी भरकम और भरोसे वाला है, क्योंकि जिस ठंड में इसकी तैनाती है उस तापमान में इसकी खूबियां बड़ी हैं। Basically, ma'am, there's a medium battle tank which has been deployed in last few years in Ladakh, eastern Ladakh sector. And इस टैंक की जो खास बात ये है कि it can fire a missile which has a range up till 5 kilometers. एंड इस टेरेन में, इस एनवायरनमेंट में, इतने कोल्ड कंडीशन में, सबसे टेम्परेचर्स में, दिस टैंक परफॉर्म्स वेरी वेल हियर। LAC जैसे जटिल इलाके में टैंकों की तैनाती आसान नहीं होती, लेकिन भारत ने इसे संभव बनाया है। आज अगर आप अपनी आंखों के सामने ये तस्वीर देख रहे हैं तो गर्व कीजिए भारतीय होने पर, क्योंकि भारत के ये भारी भरकम टैंक कई दूसरे देशों की तरह केवल नुमाइश के लिए नहीं होते, ये होते हैं वास्तविक जमीन पर वास्तविक इस्तेमाल के लिए।
आधुनिकीकरण का तकाजा है कि सैनिकों के हाथ उपकरणों से मजबूत किए जाएं। हमारे असाधारण सैनिकों का हर असलहा भी असाधारण हो। फॉरवर्ड एरिया में तैनात सैनिकों को पहले ही प्रतिकूल मौसम से जंग लड़नी होती है। इस मौसम और हर दुश्मन से लड़ने के लिए हर कवच से उन्हें लैस किया गया है। ये एक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है जिसमें लड़ाई के दौरान स्टिक्स जो कि इन्फेंट्री है अपने क्रू 3 क्रू के अलावा 7 की स्टिक जो कि लड़ाई में नीचे उतर के दुश्मन के बंकरों पे अटैक करते हैं या असॉल्ट करते हैं, उनको अंदर बिठाया जाता है। आप देख सकते हैं कि लाइनअप हो रखा है। इस बीएमपी की खासियत ये है कि ये एक तो हल्की है, 14 टन की है और यहाँ पहाड़ी इलाकों में पासेस में आराम से ऊपर जा सकती है। उसके अलावा इसमें टैंकों को बर्बाद करने के लिए ATGM दिया गया है। माउंटेन ऑपरेशंस के लिए मोबिलिटी एक बड़ी जरूरत होती है, यानी तेजी और कुशलता से अपनी जगह को बदलने में सक्षम होना। और भारत के K9 वज्र का इन इलाकों में सफल होना भी राहत भरी उपलब्धि। K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड हाउइत्जर गन ऐसे जटिल पहाड़ी क्षेत्र में गेम चेंजर साबित होते हैं। डिटेल सावधान, पानी से गिनती शुरू कर। 1 2 3 4 5 अप। डिटेल लाइन पोजीशन, सिंगल शॉट फायर। जवानों के शौर्य और शस्त्रों की शक्ति ने मिलकर LAC पर वो जज्बा बना दिया है कि चप्पे चप्पे पर भारत के जवान आधुनिक उपकरणों के साथ सेना के शौर्य की परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। तैयारियों से हौसला है तो जज्बे से हिम्मत है। हर रोज 2 शत्रुओं से जूझना है, एक वो जो सरहद के पार है, दूसरा वो जो कभी भी हमला कर देता है अचानक मौसम की मार बनकर। अब जब ये कहते हैं ना कि ये 1962 का भारत नहीं है, तो ये बहुत सारी चीजों को दर्शाता है। देखिए, संकल्प, वो पराक्रम तो हमेशा से भारत के सैनिकों में रहा है, लेकिन आज जब आप उसी मोर्चे पर देखते हैं कि 62 में किस तरीके से एक एक गोली के ऊपर बारीकी से नजर रहती थी, कैसे उस समय हमारे पास वो संसाधन नहीं थे, लेकिन आज यहाँ पर जिन कंधों पर देश रक्षा की जिम्मेदारी है, जिन हाथों में देश की सुरक्षा है, उन हाथों को, उन कंधों को मजबूत करने के लिए अत्याधुनिक उपकरण दिए गए हैं, तो हर एक भारतवासी का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। ये दुनिया की सबसे जटिल रणभूमि है। ये विश्व का सबसे चुनौतीपूर्ण मोर्चा है। ये वास्तविक नियंत्रण रेखा का गौरवशाली कर्तव्य पथ है। और इसी बॉर्डर की अनदेखी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लद्दाख में जिस तरह की विषमताओं का सामना भारत के सपूत करते हैं, वैसा दुनिया में कोई नहीं। यहाँ हर कदम पर कीर्तिमान है, कदम कदम पर कीर्ति है। लद्दाख को दुनिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, जहाँ बर्फ तो कम पड़ती है लेकिन तापमान इतना गिरता है कि -50 तक चला जाता है। ऐसे में जैसे कण कण जमने लगता है। लेकिन इन हालात में भी बंदूक के लोहे के ट्रिगर से उंगलियां टस से मस नहीं होती। सैनिक के लिए फायरिंग बहुत ही जरूरी है। हमारे लिए कोई भी मौसम मायने नहीं रखता। मौसम चाहे कैसा भी हो, हम अपनी ट्रेनिंग को रूटीन में जारी रखते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड इलाकों में पहले से ही प्रशिक्षित सैनिकों को परिस्थितियों के अनुसार प्रशिक्षण को ढालना पड़ता है। ये जो ट्रेनिंग है हमारी रूटीन है। इसके अंदर हम इलाके को देखते हुए रॉकक्राफ्ट, एंडोरेंस, पेट्रोलिंग और फायरिंग जैसी कार्रवाइयां रूटीन में करते हैं। लगातार सुपर हाई ऑल्टीट्यूड यानी बेहद ऊंचे इलाकों में तैनाती से शरीर पर कई दुष्प्रभाव पड़ते हैं। भूख प्यास का क्रम बिगड़ता है, वजन गिरता है। लगातार एक जैसी परिस्थितियों में रहते रहते याददाश्त पर भी गंभीर असर पड़ सकता है।
लेकिन यूं ही नहीं, भारतीय फौज दुनिया की बेहतरीन फौज। कठोर ट्रेनिंग और शारीरिक क्षमताओं के चलते जवानों ने यह रुतबा हासिल किया है। सेना में हमेशा ये कहा जाता है कि आप अभ्यास में जितना पसीना बहाएंगे उतना ही कम जो रक्त है वो युद्ध भूमि में बहा जाएगा, लेकिन जो ऑपरेशनल एरियाज होते हैं वहां भी अभ्यास का अपना महत्व होता है। साहब, क्या अलग होता है यहाँ पर ट्रेनिंग में और कितना इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर? देखिए, जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग का महत्व सैनिक के जीवन में बहुत ज्यादा होता है। इलाका हाई एल्टीट्यूड होने के कारण यहाँ पर एक सैनिक को शारीरिक और मानसिक तौर पर तैयार रहने की जरूरत पड़ती है। जब एक सैनिक को यहाँ पर डिटेल किया जाता है तो उससे पहले उसको लो एल्टीट्यूड के अंदर फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है और साथ में उसका एक्लेमेटेशन किया जाता है। इसी प्रकार से उसको धीरे धीरे एक्लेमेटेशन और अपना फिजिकल ट्रेनिंग करते हुए हाई एल्टीट्यूड इलाके के अंदर इंडक्ट किया जाता है। और यहाँ पर आकर एक सैनिक अच्छे से अपनी रूटीन में शामिल हो, उसको मानसिक रूप से भी तैयार होने की जरूरत पड़ती है। मानसिक रूप से तैयार होने के लिए एक सैनिक को योगा और मेडिटेशन भी करवाया जाता है। जिस्म से फौलाद और मन से मजबूत हर जवान ट्रेनिंग के जिस दौर से गुजरता है वो उसे तूफानों से टकराने वाला जाबाज बना देती है। 15,000 से 18,000 फीट की ऊंचाइयों पर खड़े रहना ही एक जंग है। इस इलाके में भारतीय जवान हर रोज उस जंग को लड़ते हैं और जीतते हैं। दुनिया में पराक्रम की ऐसी कोई और मिसाल नहीं मिलती। सैनिकों की तैनाती की गौरवान्वित करने वाली तस्वीरों के बाद हमारा सफर शौर्य के उस तीर्थ की ओर बढ़ चला जहां 1962 के युद्ध की सबसे प्रेरणादायक लड़ाई लड़ी गई थी, रिजांगला। उस लड़ाई में 120 वीर योद्धाओं ने सैकड़ों चीनियों को मौत के घाट उतारा था। स्वयं की आहुति दे दी, लेकिन दुश्मन को आगे नहीं बढ़ने दिया। आज उसी जगह पर इस युद्ध स्मारक का निर्माण हुआ है। हम जब रिजांगला वॉर मेमोरियल पहुंचे तो बाहर ही एक बेहद दिलचस्प चीज नजर आई। 25 किलो इसका वजन है। क्या मैं इसे ले सकती हूँ? तो ये देखिए, आप बुलेट प्रूफ जैकेट इसमें साथ में है और मैं इसे पहनकर मैं भी ये अनुभूति लूं कि किस तरह का निकल गया। 25 किलो का ये वजन और हेलमेट का क्या वेट होगा? 2 से 2.5 केजी का ये हेलमेट। लोगों के लिए मौका होता है कि वो अपने सैनिकों के बारे में जान सकें। रिजांगला वॉर मेमोरियल जो है, यहाँ पर केवल आके मेमोरियल नहीं आप विजिट कर सकते हैं, बल्कि एक सैनिक की कठिनाइयों को महसूस कर सकते हैं। अब ये बैटल रेडी जो ये लिखा है, ये एक बैटल लोड है जिसे लेकर एक सैनिक आमतौर पर चलता है। सब क्या वजन इसका होगा? मैम, इसका अराउंड 25 किलो इसका वजन है। क्या मैं इसे ले सकती हूँ? तो ये देखिए, आप बुलेट प्रूफ जैकेट इसमें साथ में है और मैं इसे पहनकर मैं भी ये अनुभूति लूं कि किस तरह का निकल गया। 25 किलो का ये वजन और हेलमेट का क्या वेट होगा? 2 से 2.5 केजी का ये हेलमेट। और इसके साथ आपको हम ये भी बताएं कि इसके साथ जो वजन आएगा वो एम्यूनिशन का वजन भी इसमें आएगा। एक वेपन जो कैरी करेगा एक सोल्जर, वो भी वजन इसमें ऐड हो जाएगा। अभी वो अलग होता है ना? वो अलग हो जाएगा। वेपन और एम्यूनिशन। तो आप ये भी समझिए कि अब इसको पहनकर ही सांस फूल रही है, लेकिन ये जानिए कि इससे पहले और ज्यादा वजन होता था। ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट था उसका वजन कुछ कम हुआ है, वो थोड़े जो प्लेट्स हुए हैं उस पर वजन थोड़ा कम हुआ है, हेलमेट्स का वजन कम हुआ है और अभी बिल्कुल आइडियल उस स्थिति में है। लेकिन इसके साथ साथ क्या क्या करना पड़ता है? मैम, ये हमारा फुल बैटल लोड है। हाँ। इसको लेके मैम जहाँ भी हम जाते हैं ऑपरेशंस वगैरह के लिए, तो मैम ये लेके चलना पड़ता है, कैरी करना पड़ता है। यानी कि मेरे पीछे जो ये आप पहाड़ी देख रहे हैं, इस पर चढ़ना, जिस बैटल लोड को लेकर एक आम व्यक्ति के लिए चलना मुश्किल रहता है, उसे उस पहाड़ पर केवल चढ़ना नहीं है, कोई ट्रैकिंग के लिए नहीं चढ़ना है आपको देश के लिए चढ़ना है, एक युद्ध लड़ने के लिए, कॉम्बैट की परिस्थिति में चढ़ना है।
इस अनुभव को लेकर अब हम रिजांगला वॉर मेमोरियल आपको ले चलते हैं। ये फॉरवर्ड इलाका है, लेकिन बॉर्डर टूरिज्म के तहत इनर लाइन परमिट के साथ आम लोग यहाँ आ सकते हैं। भारतीय सेना ने जितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, उनमें रिजांगला की लड़ाई शौर्य की अभूतपूर्व गाथा है। इस स्थान पर दर्ज कहानियां रोंगटे खड़े कर देती हैं। यहाँ पर ये सारे नाम जब आप पढ़ेंगे, आप याद करिए उस समय को, वो जो पूरी लड़ाई थी उसमें जैसे मैं जो पहली पंक्ति है उसमें से तीसरा नाम आप देख रहे हैं, वीर चक्र हासिल किया लांस नायक सिंह यादव ने। उनकी कहानी कुछ यूं थी कि वो एक पहलवान थे और जब लड़ाई लड़ रहे थे यहाँ पर, गोलियां हमारी खत्म हो जाती थी। दूसरा जो नेजे होते थे, वो चीनियों के जैकेट इतने मोटे होते थे उस ठंड से लड़ने के लिए कि वो नेजा उसको भेद नहीं पाता था। पर सिंह यादव ठहरे पहलवान, तो वो दो दो चीनी सैनिकों को उठा उठाकर उनका सर आपस में टकरा कर उन्हें फेंक दिया करते थे। ये किंवदंतियां बन गई हैं, फोकलोर है ये पूरे देश के लोगों के लिए, किस तरीके से ये लड़ाई लड़ी थी हमारे इन बहादुरों ने। उस साल लद्दाख में पहला हमला 20 अक्टूबर को हुआ था। उस मोर्चे पर चीन हावी रहा। लद्दाख की पहाड़ियों के पूरब में केवल चुशूल एक ऐसा इलाका बचा था जहां भारत का नियंत्रण अब बाकी था। चुशूल में एक महत्वपूर्ण हवाई पट्टी थी। माउंटेन वॉरफेयर में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि जो व्यक्ति, जो फोर्स, जो भी सोल्जर्स हाइट पर होते हैं, ऊंचाई पर, वो जीत करते हैं। क्योंकि युद्ध क्षेत्र में अगर आप अपने शत्रु से केवल 20 फुट ऊपर हैं, तब भी आप उसको मार सकते हैं। इसलिए चुशूल का जो महत्व है, चुशूल एक जंक्शन पॉइंट बनता है उसको। उस इलाके तक पहुंचने के लिए चीन की नजर रिजांगला पर थी, जो कि चुशूल से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर था। 16,000 फीट की इस ऊंचाई पर नियंत्रण का मतलब होता इलाके में दबदबा। 13 कुमाऊं के मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में उनकी 40 कंपनी के 120 जवान यहीं तैनात थे। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। यही स्मारक सन 1962 में हुए भारत चीन युद्ध के दौरान 13 कुमाऊं की 40 कंपनी के शहीदों 114 जवानों की शहादत की याद को ताजा रखने के लिए अगस्त 1963 में 13 कुमाऊं द्वारा बनाया गया। आज इस मोर्चे पर भारत अपने दुश्मन को सैनिक से लेकर उपकरणों तक टक्कर देता है, लेकिन उन दिनों भारतीय सैनिकों के पास कपड़ों, टेंट सबकी कमी थी, असलहे की भी भारी किल्लत थी। पर हिंदुस्तान के मुट्ठी भर मतवालों ने 1300 चीनियों के प्राण छीन लिए थे। चीनी सेना के लिए आगे बढ़ना संभव ही नहीं था। अभी आप मेरे साथ अहिर धाम की ओर प्रस्थान कर प्लीज। अभी आप जहां के सबसे पवित्र स्थान अहिर धाम के पास खड़े हैं। सन 1962 युद्ध के दौरान मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13 कुमाऊं की 40 कंपनी जहां पे तैनात थी। युद्ध के दौरान एक ऑफिसर, 2 जेसीओ, 111 जवानों ने शहादत प्राप्त की। रिजांगला युद्ध स्मारक का सबसे पावन स्थल है ये अहीर धाम। जब 1962 में रिजांगला की लड़ाई में हमारे 114 योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे, उसके बाद अगले साल फरवरी में 1963 की फरवरी में जब भारतीय सेना की एक टुकड़ी रिजांगला की चोटी पर पहुंची, तो वहां पर उसने उन सभी सैनिकों को उसी तरीके से दुश्मन से लोहा लेने के लिए मानो वो बैठे हों देखा। उनके शरीर को लाया गया और यहीं पर सबका अंतिम संस्कार किया गया था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कहीं पर पेड़ नहीं होते, पौधे नहीं होते, लकड़ियां नहीं होती हैं, तो जितनी भी फर्नीचर थे यहाँ के मेस में, उन सारी लकड़ियों को तोड़कर यहाँ पर चिता बनाई गई थी
और तत्कालीन ब्रिगेडियर टी.एन. रैना ने सबको मुखाग्नि दी थी। दरअसल ये वो दौर था जब भारतीय सेना में अफसरों के शरीर तो उनके परिवारों तक, उनके पैतृक निवास तक पहुंचाए जाते थे, लेकिन हमारे शहीद सैनिकों के पार्थिव शरीर उनके पैतृक निवास तक नहीं पहुंचाए जाते थे। वहीं युद्ध भूमि में उनका अंतिम संस्कार होता था। लेकिन 1999 के बाद ये सब कुछ बदल गया। 1999 का जब युद्ध हुआ, उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यह निर्णय लिया कि जो भी योद्धा हमारा वीर गति को प्राप्त होता है युद्ध भूमि में, उसका पार्थिव शरीर उसके अपनों तक पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी होगी, सेना की जिम्मेदारी होगी। उनके पार्थिव शरीर को उनके घरों तक पहुंचाया जाता है ताकि अंतिम संस्कार उनके अपनों के बीच हो। रिजांगला में भारतीय सैनिकों के अकल्पनीय पराक्रम की पराकाष्ठा को आप आज भी महसूस कर सकते हैं। इससे अच्छी मृत्यु और कहा कि होम हो जाएं अपने पूर्वजों के चिता भस्म और देव मंदिरों के लिए। जिस देश में शूरवीरों की सोच ये हो, वहां तो हर लड़ाई जहां लड़ी गई है वो हर एक भारतवासी के लिए एक तीर्थ है। यहां पर हर एक सैनिक जो वीर गति को प्राप्त हुआ, वो आज पूरे देश के मन में रहे, हमारे स्मरण में रहे। यहां 114 जो वीर गति को प्राप्त हुए, वो हर एक सैनिक परमवीर। समर स्मारक की यादें संजोकर अब हम आगे बढ़े। उस झील की ओर जो भारत और चीन के बीच लगातार संघर्ष का सबब बना हुआ है, पेंगोंग त्सो। दुनिया के सबसे खूबसूरत लेक्स में से एक है ये पेंगोंग त्सो। यहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जहां पर पेंगोंग का हिस्सा है, यहाँ पर देखिए 1/3 हिस्सा जो है वो भारत का है और जो बाकी का हिस्सा है वो तिब्बत के क्षेत्र में आता है। लेकिन चीन ने तिब्बत के क्षेत्र पर अतिक्रमण कर रखा है और इसीलिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो हिस्सा जब अलग अलग फिंगर पॉइंट्स से होते हुए गुजरता है, तो पेंगोंग के हिस्से में भी भारतीय सेना की तरफ से अपनी पेट्रोलिंग की जाती है। एक एम्फीबियस बटालियन हमारे यहाँ पर तैनात है। पेंगोंग का एक हिस्सा टूरिस्ट्स के लिए भी खोल कर रखा गया है, लेकिन बाकी का पूरा हिस्सा ऐसा है जहाँ पर भारतीय सेना की निगाहें रहती हैं। ये नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक आप पेंगोंग लेक का देख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो वो हिस्सा उस क्षेत्र में पड़ जाता है जहाँ पर तिब्बती हिस्से पर चीन अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है। अब ये जो लेक है ये लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और उस हिसाब से हम देखें, चूंकि ये खारे पानी का लेक है, तो उसकी ऊंचाई को देखते हुए दुनिया में इतनी ऊंचाई पर कोई भी सॉल्ट वाटर लेक नहीं है। 2020 के बाद से भारतीय सेना ने पेंगोंग पर गश्त भी बढ़ाई है और तैनाती भी। पेट्रोल बोट्स के अलावा यहाँ अत्याधुनिक असॉल्ट बोट्स की भी तैनाती रखी गई है ताकि चीन की ओर से होती हर हरकत पर नजर रखी जा सके और आवश्यकता पड़ने पर बेहद तेजी से डिप्लॉयमेंट हो सके। पेंगोंग लेक का ये वो हिस्सा है जो टूरिस्ट के लिए खुला है। फिल्म से 3 इडियट्स से बहुत ज्यादा इसको शोहरत हासिल हुई जब आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स में करीना कपूर और उनका एक सीन यहाँ पर फिल्माया गया था। इसलिए आप जगह जगह पर देखेंगे वो पीला स्कूटर लगा रहता है जिस पर लोग तस्वीरें अपनी खिंचवा सकते हैं। बड़े चाव से सब खिंचवाते हैं यहाँ पर आकर ये तस्वीरें। तो ये वो हिस्सा है जहां पर एक आम आदमी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सबसे नजदीक पहुंच सकता है इस ईस्टर्न लद्दाख के सेक्टर में। और यहां पर परिस्थितियों को सामान्य रखने के लिए ही टूरिज्म के लिए जल्द से जल्द इसे चालू कर दिया गया था। जब गलवान का इंसिडेंट हुआ था उसके बाद इन सारे इलाकों में थोड़ी बंदिशें बढ़ी थी, लेकिन उसके बाद से अब परिस्थितियां यहां पर पूरी तरीके से सामान्य है। हम आगे उन गांवों की ओर भी बढ़े ताकि ये समझ सकें कि सरहद पर जिंदगी कैसी है। तो सब आप लोग यहीं मेरठ के रहने वाले हैं? हाँ जी। कैसा है यहाँ पर जिंदगी? जिंदगी तो सबसे पहले तो मैं
आज तक के न्यूज़ वालों को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हम 61 एज का हूँ, आज तक हमने ऐसे न्यूज़ नहीं देखा। यहाँ कोई ये टीम कोई नहीं आया सर। ना सन 1962 से लेकर आज तक यहाँ न्यूज़ रिपोर्टर बिल्कुल आया नहीं, इसलिए यार आप लोग फर्स्ट टर्न है यहाँ पर आने के लिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। सुदूर इलाकों की एक बड़ी समस्या होती है कनेक्टिविटी, जिसके लिए सड़कों का निर्माण भी हुआ है। रोड का एक्टिविटीज आजकल बहुत अच्छा रहा। नंबर 2 चल भी रहा है रोड, क्योंकि यहाँ से लेकर बॉर्डर तक रोड का काफी हाईवे बहुत अच्छा बना। यहाँ से लेह पहुँचने में कितना टाइम लगता है? लेह पहुँचने में 3-3.5 घंटा लगता है। गाड़ी मिल जाती? गाड़ी तो मिल जाती है। पहले कैसे होता था? पहले तो बस ट्रांसफर होता था, आटी थ्रू जाता था, टक होता था। पहले जिस जमाने में टक होता था, आज तो गाड़ी तकरीबन हमारा तो सारे का इंडिविजुअली गाड़ी पे है, बट गवर्नमेंट का भी चलता है, टैक्सी वगैरह चलते हैं। सबसे बढ़कर ये नजर आया कि आम लोगों की मदद के लिए यहाँ भारतीय सेना तत्पर है। यहाँ पे 1962 के बाद आर्मी के साथ हमें बहुत रिलेशन अच्छा रहा। अगर आर्मी के साथ हमने आज का दिन हम एक कहना चाहूँगा बहुत अच्छा योगदान रहा कि यहाँ सैनिक स्कूल में यहाँ से टोटल हमने 18 बच्चे थे तो 14 क्वालिफाइड हुआ। वो आर्मी ने कोचिंग करवाई? जी आर्मी वालों ने। जी सर। आपके बेटे ने भी कम्पीट किया? हाँ जी बिल्कुल। पिछले साल जनवरी में जब ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में जब एग्जाम हुआ, उसमें लगभग 20 बच्चों ने हिस्सा लिया। उसमें से 14 बच्चे जो क्वालिफाई हुए हैं। इससे पहले बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई कर रहे थे? नहीं, उससे पहले तो बिल्कुल ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में बिल्कुल ऐसे किसी को पता भी नहीं था। टीचर हैं? हाँ जी। जैसे लेह में रहती हैं लेकिन यहाँ पर रहकर पढ़ा रही हैं? जी हाँ। सिंस 2019 से मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में जॉब करती हूँ एंड यहाँ पे जैसे 5-6 सालों में मैंने देखा कि इंडियन आर्मी का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन सेक्टर में भी, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग फ्री कोचिंग। हम कुछ और आगे बढ़े तो भेड़ बकरियों को लेकर जाते कुछ चरवाहे दिखे। उनके पास वो खास भेड़ भी दिखी जिन्हें पश्मीना भेड़ कहा जाता है। ये पश्मीना वाली भेड़ पश्मीना निकलता है। ये लद्दाख में, यही ईस्टर्न लद्दाख में मिलती है इसे। जंगल है ना यहाँ। हाँ। बॉर्डर के सामने हम लोग बैठता है ना सर। अच्छा। हाँ। तो यहाँ पे आगे तो बॉर्डर है नहीं है सर। हाँ। हमारे यहाँ बॉर्डर है सर। यहाँ पर बॉर्डर है। यहाँ से बॉर्डर है सर। तो वो चरने के लिए यहाँ पर घास मिल जाती है? मिल जाता है। ग्रेजिंग ग्राउंड में चला जाएगा, रिजांगला में चला जाएगा। हाँ। और परमा साइड में चला जाएगा। हाँ। और यहाँ आगे चलाने के लिए ले जाता है। यहाँ पर आप अधिकतर इलाकों को देखिए, आपको बहुत कम ऐसे हिस्से दिखते हैं जहाँ पर आपको हरी हरी घास ऐसी नजर आएगी। तो यहाँ पर जो गांव वाले हैं जो चराने के लिए अपने जानवरों को निकलते हैं, उनके लिए ये जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं जहाँ पर ताज़ा घास मिल जाए उनके जानवरों को, वो बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। ईस्टर्न लद्दाख के क्षेत्र में चीन की चालबाजियां चारागाह यानी ग्रेजिंग ग्राउंड को लेकर भी रहती है, पर भारतीय सेना उसकी एक नहीं चलने देती। भारत के चरवाहों के हित का ख्याल रखा जाता है। पूर्वी लद्दाख का ये बॉर्डर बेहद खूबसूरत दिखा। लोगों की सच्चाई उनकी साफ मुस्कुराहटों में झलकती है और तमाम कठिनाइयों के बीच हमारी सुरक्षित सरहदों से भारतीय सेना का शौर्य और समर्पण साफ नजर आता है। भारत माता की जय! भारत माता की जय!